Okay, now in the musculoskeletal system, today's topic is osteoporosis. अब ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पहले भी सुना हुआ होगा. In musculoskeletal system means wherever you will take any topic of the musculoskeletal system, तो आप एक लिंक बना दें पहले से ही, और इसके बारे में काफ़ी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, और कुछ चीज़ें और डिस्कस होती जाएंगी आगे जैसे जैसे हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे. तो आपको सबसे पहले मेन चीज़ जो होती है वो होता है कि आपको बोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. अगर इसकी पैथोलॉजी समझनी है तो असल में उसकी नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझें बोन की. तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन आप पहले कर लें. वो स्ट्रक्चर ऑफ बोन में आपको आइडिया है, थोड़ा बहुत आइडिया पहले से ही है कि बोन्स जब डेवलप होते हैं विदिन द फीटस, दे डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म. ये मेसोडर्मल टिश्यू है, और फिर ये मेसोडर्म फिर कंडेंस होके ये मेसेनकाइम बन जाता है, और फिर उस मेसेनकाइम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हार्डनिंग हो जाती है और वो एक कार्टिलेज की शक्ल ले लेता है. कार्टिलेज मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं हाइलाइन कार्टिलेज. स्टार्ट में बोन एक हाइलाइन कार्टिलेज का मॉडल लेगा, होगा मेसोडर्म जैसे होते हैं. मेसोडर्म बहुत सारी चीज़ें बनाएगा, उसमें से बोन भी होगा एक. जब बोन बनने की बारी आएगी, स्केलेटन बनने की बारी आएगी, तो वेरियस साइड से मेसोडर्म कलेक्ट होके वो मेसेनकाइम बनेगा जिसको बोन बनना है. लेकिन बोन एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा कि फौरी तौर पे मेसेनकाइम आया और ये कंडेंसेशन हुई और फौरन बोन बन गया. ऐसा भी होगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना क्या होगा, वरना बोन में आप देखेंगे कि ये मेसोडर्म एक जगह पे रुक गया. कभी उस मेसोडर्म को मसल बनाना होता है, कभी उसको कार्टिलेज, तो कभी उसको बोन, तो कभी कुछ कभी कुछ. अभी बोन बना रहा है. तो मेसोडर्म एक्चुअली डिफरेंशिएट इनटू द मेसेनकाइमल टिश्यू. ये मेसेनकाइमल टिश्यू है. अब इस पूरी प्लेट को बोन बनना है. तो बोन कैसे बनेगा? तो बोन ये बनेगा कि ये हार्डन हो जाएगा और इस वक्त ये कार्टिलेज की शक्ल ले लेगा, और ये होगा क्या? ये होगा हाइलाइन कार्टिलेज. मोस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स जो होते हैं आपके, लॉन्ग बोन्स आपको पता है कि लॉन्ग बोन्स अपनी लेंथ की वजह से लॉन्ग नहीं कहलाते. लॉन्ग बोन्स वो होते हैं जिनके अंदर दो एंड्स होती हैं और इनको जोड़ने वाला एक शेफ्ट होता है. दो एपिफिसिस और इनको जोड़ने वाला एक डायफिसिस जब होगा तो आप उसको कहोगे द लॉन्ग बोन्स. तो उनको लॉन्ग बोन्स कहते हैं. आपको हैरत होगी कि लॉन्ग बोन्स, ये जो आपका फीमर है ये तो लॉन्ग है ही, क्योंकि आप समझते होगे कि ये लेंथी है. ये जो आपके 3 फेलेंजेस हैं उसमें से एक फेलेंक्स भी लॉन्ग बोन है. अब इधर रखें आप फीमर और यहां रखें आप एक फेलेंक्स, क्या इन दोनों का मुकाबला हो सकता है क्या? ये दोनों लॉन्ग बोन्स हैं. अब कहां इतना बड़ा लॉन्गेस्ट बोन आपका फीमर और कहां ये छोटी सी एक फेलेंक्स, एक लिटिल टो की फेलेंक्स देखें कितनी छोटी होती है. ये तो मैंने बहुत बड़ी बना दी है. ये ऐसे, ये दोनों लॉन्ग बोन्स हैं. ये और बात है कि इसको मिनिएचर लॉन्ग बोन कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये दोनों लॉन्ग बोन्स में आते हैं, क्योंकि जिनको 2 एंड्स यानी 2 डायफिसिस होंगी और एपिफिसिस और एक डायफिसिस होगी तो उसको हम लॉन्ग बोन कहते हैं. तो हम यहां देखेंगे कि ये बन जाएगा क्या? तो ये जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं ये उम्मन पहले कार्टिलेज बनते हैं. मोस्टली ये लॉन्ग बोन्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज में जब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो ये एक्चुअली आपका इलास्टिक कार्टिलेज नहीं होगा, आपका फाइब्रस कार्टिलेज नहीं होगा, ये आपका हाइलाइन कार्टिलेज होगा. ये हाइलाइन कार्टिलेज की शक्ल ले लेगा. वो बहुत टफ होता है हाइलाइन कार्टिलेज, बहुत स्ट्रांग होता है. आपको पता है जहां जहां ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है नेचर वहां हाइलाइन कार्टिलेज देती है. वो आर्टिकुलर सरफेस पे आपने नहीं देखे हैं साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर, वो जो आर्टिकुलर सरफेस एक दूसरे को फेस करते हैं उन जगहों पर क्या चढ़ा हुआ होता है? हाइलाइन कार्टिलेज. आपने देखा था ना लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था साइनोवियल जॉइंट में ये जो दो जॉइंट, ये जो जॉइंट एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो ये सरफेस जो होता है, ये जो एक दूसरे को पर फ्रिक्शन करता है, ये इस जगह पे क्या लगा हुआ होता है? हाइलाइन कार्टिलेज. और हाइलाइन कार्टिलेज के बाद यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड भी होता है ताकि मोबिलिटी उसके अंदर लुब्रिकेशन भी हो. तो यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज, तो ये जो इस वक्त यहाँ
पूरा ये एक बोन का मॉडल खड़ा है इस वक्त, ये हाईलाइन कार्टिलेज का होगा। लेकिन हाईलाइन कार्टिलेज बच्चे के पैदा होने के टाइम पर ये अब हाईलाइन कार्टिलेज का नहीं होगा, बोन अब हाईलाइन कार्टिलेज का नहीं, ये बोन बन चुका होगा, ऑसिफाई हो चुका होगा। इसको ऑसिफिकेशन कहते हैं। तो इसका मकसद है कि ऑसिफिकेशन इसकी हो चुकी होगी। किस किस चीज़ की ऑसिफिकेशन? इसके ये जो दो एंड्स हैं इनकी भी ऑसिफिकेशन हो चुकी होगी बिफोर बर्थ। ये ऑलमोस्ट 12th वीक के अंदर ये इसकी ऑसिफिकेशन शुरू हो जाती है। तो उनके ऑसिफिकेशन सेंटर्स शुरू हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स। कब? इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, डेवलपमेंट के दौरान। कितना? जब अभी बच्चा सिर्फ 12th वीक का होता है। ये 12th वीक में ये सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जाहिर होके ये पूरा ऑसिफाई हो चुका होगा जब बच्चा बर्थ ले रहा होगा। ये भी पूरा ऑसिफाई हो चुका होगा जब बच्चा बर्थ ले रहा होगा। और ये डायफिसिस भी पूरा ऑसिफाई हो चुका होगा सवाए उसके एक आखिरी एंड के। ये टुकड़े अभी भी हाईलाइन कार्टिलेज होंगे जब बच्चा पैदा हो रहा होगा। ये इसकी ग्रोथ प्लेट होती है, इसको हम एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। ये ग्रोथ प्लेट है, ये इसको बर्थ के बाद इस बोन को एलोंगेट करने में मदद देगी आपको। और बच्चा कद करता जाएगा ये विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन्स। ये दोनों एपिफिजियल प्लेट्स कहलाती हैं। और ये आपकी डायफिसिस है। लेकिन ये जो जगह होती है जो एपिफिसिस के साथ है, ये बॉर्डर कर रही है, ये जो जगह, इसको मेटाफिसिस कहते हैं। ये हाईली एक्टिव होती है क्योंकि इसमें बोन, इसमें एपिफिजियल प्लेट अपने कॉन्ड्रोब्लास्ट को ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट करके ऐड करती जाती है और आपका डायफिसिस बड़ा होता जाता है। इसका मकसद है कि बोन एलोंगेट होता जाता है। इसका मकसद है कि वो बच्चा जो है वो कद करता जाएगा। उसके लॉन्ग बोन्स जो होते हैं, उसके आर्म्स, उसके लेग्स, ये एलोंगेट होते जाएंगे और बच्चा टाल होता जाएगा। बच्चा टाल होता जाएगा, एपिफिजियल प्लेट कंज्यूम होती जाएगी, इस्तेमाल होती जाएगी और आस्ते 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 पतली होती जाएगी और थोड़ी थिन होके गायब भी हो जाएगी। और ये तकरीबन 17-18 साल की उम्र हो जाएगी तब तक। अब इसके बाद उसका कद नहीं बढ़ेगा। बोन ऐसे डेवलप होते हैं। इसका मकसद है कि जब ये बोन डेवलप होते हैं तो आपको इस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को समझने के लिए बोन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा करना होगा। और ये जो लॉन्ग बोन्स आप यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ हमारे पास लॉन्ग बोन्स नहीं होते हैं, हमारे पास शॉर्ट बोन्स भी होते हैं, हमारे पास इरेगुलर बोन्स भी होते हैं। शॉर्ट बोन्स वो जिनमें ये एपिफिसिस और डायफिसिस वाला खेल ना हो, इनको हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं। या जो आपके देखते हैं ना टार्सल्स या कार्पल्स वगैरह, जैसे आपको ये मैंने दिखाए थे इसके फॉयड और ये ट्रैक्यूट्रियल या पिसीफॉर्म वगैरह, या जितने भी आप यहाँ पे देखते हो कैपिटेट, और ये सारे क्या है, ये कार्पल्स हैं। और जैसे नीचे आपने देखा टार्सल्स, कैल्केनियम, नेविक्यूलर, क्यूनिफॉर्म्स, टेलस, ये सब क्या है, ये टार्सल्स हैं। ये कहलाते हैं शॉर्ट बोन्स। ये शॉर्ट बोन है। कुछ बोन्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं इरेगुलर बोन्स, जिनका कोई शेप नहीं होता। ये जो शॉर्ट बोन्स होते हैं इनका कोई ना कोई शेप होता है। जैसे कुछ ट्रायंगुलर होते हैं, कुछ स्क्वायर लाइक होते हैं, ट्रेपेजॉइड लाइक होते हैं, कुछ इस तरीके से इनके कुछ ना कुछ शेप होते हैं। लेकिन जो ना लॉन्ग शॉर्ट हो, जो ना लॉन्ग हो ना शॉर्ट हो, तो उसको कहते हैं इरेगुलर बोन्स। तो इसका मकसद है कि ये जो शॉर्ट बोन आप देख रहे हो ये, और फिर जो इरेगुलर बोन्स होते हैं, ये आपके स्कल के बोन्स जो हैं, ये इरेगुलर बोन्स हैं। शक्ल ही नहीं होती उनकी कोई। आप यहाँ से मैक्सिला उठा के यहाँ ले आओ, कोई शक्ल ही नहीं है उसकी। या कोई भी आप इस किस्म के बोन्स ले आएंगे, ये इरेगुलर बोन्स कहलाते हैं, जिनकी कोई शेप नहीं होती। कुछ बोन्स वो जो कैविटियों को सराउंड करते हैं, जैसे क्रेनियल कैविटी को सराउंड करने वाला ये पैराइटल बोन या वगैरह इस किस्म के, या इवन आपके जो थोरेसिक कैविटी है उसको सराउंड करने वाला रिब्स, इस किस्म के बोन्स को हम कहते हैं फ्लैट बोन्स। ये फ्लैट बोन्स होते हैं। अब इनमें नहीं होती कोई एपिफिसिस, डायफिसिस वगैरह इस किस्म की कोई चीज़। ये फ्लैट बोन्स होते हैं। जो कैविटियों को सराउंड करें उनको फ्लैट बोन्स कहते हैं। फिर ऐसे भी बोन्स होते हैं जो सॉलिड नहीं होते, इनके अंदर कैविटियाँ होती हैं। कैविटी अंदर बोन में, साइनस जिसको हम कहते हैं। ये मैक्सिला जो है ना, ये मैक्सिला ऐसे नहीं है कि जैसे पत्थर की तरह बोन है, नहीं। इसके अंदर पोरस है, ये पूरा अंदर पूरा खोल है इसके अंदर। यानी यूँ समझ ले कि अगर मैं बोन ऐसे बनाऊं तो ये बोन ऐसे नहीं है, इसके अंदर ये हवा भरी हुई है, यूँ समझ लो। तो ये बोन भारी होगा कि हल्का होगा?
हल्का होगा क्योंकि इसके अंदर मटेरियल नहीं है, ये अंदर खाल है, अंदर खाली है, इसके अंदर हॉलो है ये बोन। ऐसे बोन के अंदर ये हॉलो इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर एयर चली जाती है। और ये कहाँ होते हैं? ये नोज के साइडों पे होते हैं, फ्रंटल, मैक्सिला, फिर पीछे की तरफ इथमोइड, फिर वो देखेंगे तो स्फेनॉइड। ये 4 ऐसे बोन्स हैं आपके बॉडी में, पेयर्ड बोन्स। ये 4 इधर 4 इधर, कहाँ? नोज के साथ लगे हुए हैं ताकि नोज से लेने वाली एयर इनमें भी जाए। ऐसे बोन्स को कहते हैं, ये वो बोन्स है जिसमें हवा भरी हुई है, ऐसे बोन्स को कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक, न्यूमो आपको पता है एयर को कहते हैं, इसका जो न्यूमेटिक, इसको न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। तो ये न्यूमेटिक बोन्स हैं। ये बोन इरेगुलर है, ये आपके लॉन्ग बोन्स हैं। और कुछ बोन्स तो आपने देखे हैं कि टेंडन के अंदर भी होते हैं, जैसे टेंडन के अंदर, क्वाड्रिसेप्स के टेंडन के अंदर छोटा सा बोन है, नाम है उसका सिस्मॉइड बोन, जिसको पटेला कहते हो। ये टेंडन्स के अंदर होते हैं, ये सिस्मॉइड बोन है। इस किस्म के बोन में अंदर जब भी आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो डिफरेंट टाइप्स के बोन्स है जो जहाँ आपके बॉडी में पड़े हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली बोन 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, दूसरे को कहते हैं हम कैंसिलस बोन, स्पॉन्जी बोन। इसको एक को कहते हैं स्पॉन्जी बोन, एक को कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। इन 2 पे नजर डालें क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जो आपकी है ये ज्यादातर हिट करेगी कैंसिलस बोन को। तो जब भी आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अगर आप इन डेप्थ समझना चाहते हो ताकि आगे से आपको मेडिसिन समझ में आए, पैथोलॉजी समझ में आए, तो आप हमेशा याद रखें कि पहला काम ये करें कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन आपको पता होना चाहिए। जनरली आप देखें कि ग्रॉसली आपको बोन कैसे दिखते हैं, उसके बाद बोन में अंदर घुसें और देखें कि 2 टाइप्स के बोन्स को कौन से होते हैं। अभी जो मैंने आपको यहाँ ऑसिफाई करके बताया ना, ऑसिफाई का मकसद ये है कि जब बोन डेवलप हो रहा होगा तो पहले होगा उसका कार्टिलेज, मॉडल बना कार्टिलेज का, और कार्टिलेज का मॉडल बना और उसके बाद वो बोन बना, ऑसिफाई हुआ उसके बाद। तो ऑसिफाई कैसे होगा? ऑसिफाई ऐसे होगा कि बोन बनेगा, तो बोन कैसे बनेगा? अब उसके अंदर कार्टिलेज नहीं, अब उसके अंदर बोन बनेगा। इसका मकसद ये है कि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कार्टिलेज के मेन सेल्स होते हैं, वो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे। ऑस्टियोब्लास्ट देता जाएगा आपको क्या? कोलेजन। जैसे मैंने बताया पिलर खड़ा करना है तो पहले सरिये दो, फिर जमा होगा क्या? कोलेजन। फिर कोलेजन के ऊपर क्या आएगा? मिनरल्स आएंगे, इसको हम कहेंगे मिनरलाइजेशन। और मिनरलाइजेशन में सबसे ज्यादा क्या चीज आएगी? कैल्शियम, और इसके साथ साथ फास्फेट भी। ये क्या हो रहा है? ये उसमें आप कैल्शियम और फास्फेट उसके ग्राउंड सब्सटेंस में ऐड कर रहे हो, जहां पहले से ही कोलेजन तुमने ऐड किया है। किसने ऐड किया है? ऑस्टियोब्लास्ट ने। तो ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे खड़े हैं, आपका पूरा ग्राउंड सब्सटेंस बैठा है जिसके अंदर ह्यूज अमाउंट में कैल्शियम मौजूद है, और साथ में आपके कोलेजन फाइबर हैं। तो ये क्या बन रहा है? ये बोन बन रहा है। इसका मकसद है कि कार्टिलेज कन्वर्ट हो रहा है किसमें? बोन में। कब? प्रीनेटली ही, और उसके बाद पैदा होने के बाद ये एपिफिजियल प्लेट भी आहिस्ता आहिस्ता बोन में कन्वर्ट होती जाएगी। इसको हम ऑसिफिकेशन कहते हैं। कहां से मेसेनकाइम क्या सीधा बोन बन गया कि पहले कार्टिलेज बाद में बोन? समझ गए? इस किस्म की ऑसिफिकेशन को हम कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। कॉन्ड्रो वर्ड जो है आपको पता है कार्टिलेज के लिए पड़ता है, ये कार्टिलेज से बोन बना, तो इसको हम कहते हैं क्या? एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो ये लॉन्ग बोन्स अक्सर एंडोकॉन्ड्रल होते हैं, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। लेकिन कुछ बोन्स ऐसे होते हैं जो मेसेनकाइम बनते हैं, जैसे मेसोडर्म, मेसोडर्म से मेसेनकाइम बना, अब बोन बन रहा है। तो बोन कहां से बनेगा? जैसे तुम्हारा ये फ्लैट बोन है, पैराइटल बोन, जैसे तुम्हारा मैक्सिला, इरेगुलर बोन, जैसे तुम्हारे इवन शॉर्ट बोन्स वगैरह, ये सारे जितने भी बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स नहीं, शॉर्ट बोन्स, अब इनके ऑसिफिकेशन का प्रोसेस इससे डिफरेंट है। ये क्या करेंगे? इन्होंने क्या किया था? पहले मेसेनकाइम, मेसोडर्म आया, उसने मेसेनकाइम बनाया, इस तरफ भी आए, दूसरा बोन भी उसका मुकाबला कर रहा है कि चलो मैं भी मेसोडर्म से डेवलप होऊंगा, मैं भी मेसेनकाइम बना। ये 2 बोन्स में फर्क देखें। ये लॉन्ग बोन है, इसने पहले बनाया क्या? कार्टिलेज। वो कार्टिलेज नहीं बनाएगा। फर्क देखें दोनों में।
ये वो है जो मैं आप अभी तक बता चुका हूं। ये डिनाई करेगा, वो बोलेगा मैं कार्टिलेज नहीं बनूंगा। अब अगर तुम कार्टिलेज नहीं बनोगे, हम इसको कन्विंस कर रहे हैं कि अगर तुम कार्टिलेज नहीं बनोगे तो तुम बोन भी नहीं बन सकोगे। ये समझ रहे हैं ना आप? ये क्या करेगा, ये अपने रेगुलर तरीके से कार्टिलेज बन गया है, हाइलाइन कार्टिलेज, और देखते ही देखते ये क्या हो जाएगा, बोन बन जाएगा। उस तरफ ये कार्टिलेज नहीं बन सका, क्या ये बोन बन सकेगा? बन सकेगा नहीं, ये बन जाएगा। इसको यकीन था कि ये बन जाएगा विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू कार्टिलेज। उसको यकीन था कि मैं बोन बन जाऊंगा, उसको यकीन था मैं प्राइमरी पास किए बगैर मैं सेकेंडरी का इम्तिहान पास कर लूंगा। ये कर भी लेगा, इसको नेचर ने इस किस्म की सलाहियत दी हुई है। तो ये बन जाएगा बोन। ये भी कुछ बोन्स में इस किस्म की सलाहियत भी होती है। ये ऑसिफिकेशन का बोन बनने का डायरेक्ट ये बोन बनने का वो रेगुलर पाथवे है कि ये बिल्कुल डिफरेंट पाथवे है। इसको हम कहते हैं कि ये बोन मेम्ब्रेन से सीधा बोन बन गया है, ये कार्टिलेज मॉडल में आया ही नहीं है। इसको हम कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ये वाली ऑसिफिकेशन कौन थी, जो कार्टिलेज से बोन बना, इसको हम एंडोकांड्रल कहते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या, इंट्रा मेम्ब्रेनस। तो दिस कॉल्ड इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। आपके कुछ बोन्स इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन करते हैं, यानी ये जो पैराइटल बोन है ये कार्टिलेज नहीं बनता, ये अंदर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही ये मेम्ब्रेन यानी मीजेनकाइम बन के सीधा उस बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैक्सिला वगैरह ये कार्टिलेज नहीं बनते। ये स्फेनॉइड, इथमॉइड, ये स्कल के जितने भी बोन्स आप देख रहे हो, सवाए मैंडिबल के ये स्कल के जितने भी बोन्स देख रहे हो, ये कार्टिलेज नहीं बनते। ये सीधा का सीधा मेम्ब्रेन से बोन बन जाते हैं, मीजेनकाइम से सीधा बोन बन जाते हैं। ऐसी ऑसिफिकेशन को कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। तो इसको इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कहलाती है। अब मैंने बताया कि चलो ऑसिफिकेशन भी देख लिया आपने, बोन के डिफरेंट आपने टाइप्स भी देख लिए, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरली अंदर जाओ, हिस्टोलॉजी इनकी देखो, तो दो टाइप्स के बोन्स आपको मिलेंगे, एक कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा कैंसिलस बोन होंगे। जाहिर है दोनों ही बोन्स, और उनमें मौजूद होगा सेम वही जो मैंने आपको बताया, ऑस्टियोब्लास्ट, कोलेजन, ग्राउंड सब्सटेंस। और ग्राउंड सब्सटेंस में क्या ज्यादा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट साल्ट सबसे ज्यादा, और उसके साथ साथ फास्फोरस भी। ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होगी। वो कैंसिलस में भी वही होगा, कॉम्पैक्ट में भी वही होगा। लेकिन कैंसिलस और कॉम्पैक्ट में आप अगर फर्क देखेंगे तो इसकी एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको, जैसे फीमर है। अगर ये फीमर अगर आप यहां पे देखें और नजर डालें कि कॉम्पैक्ट क्या है, कैंसिलस क्या है, क्योंकि कैंसिलस और कॉम्पैक्ट में जो कैंसिलस पार्ट है उसका, वो दरअसल ऑस्टियोपोरोसिस उसको हिट करेगा ज्यादा, और आपको पता चलेगा कि उसको हिट करने की वजह से कौन कौन से पार्ट्स में प्रॉब्लम होगा। अब यहां पे देखें कि कैंसिलस क्या है और कॉम्पैक्ट क्या है। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को समझना है तो बोन के स्ट्रक्चर को देखो, उसके टाइप्स, उसके ऑसिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। मैं नहीं कहता हूं कि इसका बेसिक में पूरा अंदर चले जाओ आप, अभी आपको पैथोलॉजी करनी है तो आप बेसिक, लेकिन पैथोलॉजी भी किसकी होगी भाई, पैथोलॉजी होगी किसी चीज़ की पैथोलॉजी, उसकी कोई एबनॉर्मलिटी। तो एबनॉर्मलिटी तब करेंगे जब आपको नॉर्मल आएगा ना, नॉर्मल आएगा ही नहीं तो फिर आप एबनॉर्मल को ही नॉर्मल समझोगे। हमें पता होता है ना कि ये काम करना बुरा है, तो हमें पता होता है ना कि सही क्या है, उससे आप डिविएट होंगे तो वो बुरा है। तो आप यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे। जब आप यहाँ पर आप देखें, अब आप मैं लॉन्ग बोन बना रहा हूँ जैसे फीमर। अब फीमर में आप यहाँ पे देखें कि ये इसका शेफ्ट है, शेफ्ट के बाद यहाँ आपने देखें कि इसका नेक होता है और ये उसका हेड होता है और इसका लोअर एंड है। ठीक है, ये फीमर ऐसे होता है। अब फीमर में ये जो आप हेड देख रहे हो, जो नेक देख रहे हो, ये जो अपर एंड है, ये इसके अंदर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू पे क्या होगा, कोलेजन होगा, ऑस्टियोब्लास्ट होंगे और ग्राउंड सब्सटेंस होगा जिसके अंदर कैल्शियम साल्ट्स होंगे। इसके अंदर ज़्यादातर वो जो उसके कोलेजन होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं,
ये मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे, इज लाइक दिस, और ऐसा ही दूसरे एंड पे भी आओगे तो भी ऐसा होगा। लेकिन जब आप शेफ्ट में जाते हैं तो शेफ्ट में आपको पता है कि इसके बीच में यहां मौजूद होती है मेडुलरी कैविटी, बोन मेरो कैविटी। यहां क्या होता है? बोन मेरो होता है। भाई बोन के अंदर क्या होता है? ऐसे गुदा होता है जिसको हम कहते हैं बोन मेरो, जहां आपके ब्लड के सारे सेल्स बनते हैं, ये मौजूद होता है यहां पर। आपसे ये तो कहेंगे ये तो चलो ये तो कैविटी है, बोन किधर है फिर? बोन यहां पर, अगर मैं इसको कट लगा के यहां दिखाऊं आपको, इसकी ट्रांसफर सेक्शन करके मैं अगर यहां दिखाऊं इसको ऐसे, तो सेंटर में अभी क्या दिखाया मैंने? बोन मेरो कैविटी। इसको हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी के बाद ये क्या होगा? ये बोन है, दिस इज बोन। बोन को आउटर सरफेस से एक बहुत ही टफ फाइब्रस टिश्यू कवर करता है, उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। जैसे पेरियोस्टियम, ये पेरियोस्टियम, ये कोटिंग होती है जो शीट, जैसे आपके ऊपर आपका स्किन चढ़ा हुआ है, बोन के ऊपर ये बहुत टफ कोटिंग होती है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है, इसको पेरियोस्टियम कहते हैं। दिस इज पेरियोस्टियम। ये जो वाल है, जब आप इस पेरियोस्टियम के अंडरनीथ जाएंगे तो यहां आपको बोन मिलेगा, लेकिन दैट बोन विल बी कॉम्पैक्ट बोन। ये कॉम्पैक्ट होगा। ऑल अराउंड ये क्या है? ये कॉम्पैक्ट बोन है। कॉम्पैक्ट बोन में आपको बताता हूं क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप मेडुलरी कैविटी के करीब आएंगे यहां फिर आपको वही मिलेगा जो मैंने आपको यहां दिखाया। कौन सा? कैंसिलस बोन, स्पॉन्जी बोन, जिसके अंदर वो कोलेजन फाइबर्स होंगे, क्या नेटवर्क की तरह बने होंगे, मैश वर्क की तरह, और इनके बीच में अब यहां जो मैं रेड कलर दिखाया इसमें क्या मौजूद है? बोन मेरो। तो आप कहेंगे सर क्या इसमें बोन मेरो नहीं है? हेड में, नेक में और अपर एंड में क्या यहां बोन मेरो नहीं है? भाई देखो, यहां मैंने जब आपको कोलेजन को नेटवर्क करके बताया है तो उस नेटवर्क के बीच में छोटी छोटी स्पेसेस हैं कि नहीं? उस बीच में क्या होगा? उस बीच में छोटी छोटी स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस में अंदर भरा हुआ होता है बोन मेरो। माने इसका मकसद है कि अपर एंड और इन जगहों पर क्या है? रेगुलर वो मेडुलरी कैविटी रेगुलरली वो मेडुलरी कैविटी नहीं है, लेकिन बोन मेरो मौजूद है उधर। तो वहां बोन मेरो कहां मौजूद है? उन मेशवर्क के बीच में छोटी छोटी जो स्पेसेस है, इंटरट्रेबेकुलर स्पेसेस, उनके अंदर बोन मेरो मौजूद होता है। आपका अपर इस जगह पर बोन मेरो मौजूद होता है। आपको पता है कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, जब बच्चा पैदा हो चुका, डिलीवर हो चुका, उसके एंड्स में और उसके बोन मेरो में, उसके मेडुलरी कैविटी में जो बोन मेरो होती है वो सारी रेड और एक्टिव होती है, यानी सारी फैक्ट्रियां चल रही होती हैं उस वक्त। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, 1 साल का, 2, 4, 5, 8, 10 साल का, लोअर डाउन से ये आस्ता आस्ता बोन मेरो बंद होता जाता है और ये येलो हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू ये फेट का बन जाता है। आप किसी बोन मेरो फेट का बन जाएगा तो मेरे WBC, मेरे RBC ये कहां से आएंगे फिर? एंड्स में ये जो बैठा हुआ है ना आपका बोन मेरो, ये अभी भी काम कर रहा होगा। फिर आगे चल के 15, 18, 20 साल बाद ये भी येलो हो जाता है। आप जैसे फिर कौन बनाता है? फिर बनाते हैं आपके स्कल के बोन्स, वर्टिब्री, स्टर्नम, इलियम बोन, ये बनाते हैं आपका। ये सारी जिंदगी बनाते रहते हैं। अभी भी यूं समझ लो कि जितना ओल्ड होता जाएगा ना बंदा, ये जो एरियाज होंगी ये अभी भी बोन मेरो इनका वर्क कर रहा होगा, एक्टिव होगा। बाकी सारा बोन मेरो येलो हो चुका होगा, वरना फेट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो यहां से अभी आप देख रहे हो कि ये इसको हम कहते हैं कैंसिलस बोन। तो ये कैंसिलस बोन होते हैं। और कैंसिलस बोन में भी क्या है? ज्यादातर कोलेजन, और उसके बाद उसमें ग्राउंड सब्सटेंस, और उसके अंदर बोन मेरो बैठा हुआ है, और उसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह। एक्चुअली जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ये बेसिकली आपके कैंसिलस बोन यानी इन ट्रेबिकुलर मेशवर्क को, यानी इन कोलेजन को ज्यादा अफेक्ट करती है।
तो ऑस्टियोपोरोटिक के एक पेशेंट के अंदर ज्यादातर बॉडी के कौन से हिस्से इन्वॉल्व होंगे? इससे इन्वॉल्व होंगे जैसे लॉन्ग बोन्स के ऊपर वो जो हेड है, वो जो नेक है, वो शेफ्ट नहीं इतना, लोअर एंड्स, जिसमें ट्रेबेकुलर मेशवर्क ज्यादा हो, जिसमें ये कॉम्पैक्ट बोन ना हो, ये कॉम्पैक्ट बोन। और जो कॉम्पैक्ट बोन होता है इसमें आपने देखा होगा कि कॉम्पैक्ट बोन में बाकायदा एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हेवर्जन सिस्टम। ये आपने शायद बोन पढ़ा हो, लेकिन आप पढ़ लेना आगे चल के। इसके अंदर अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो कॉम्पैक्ट बोन है, इस कॉम्पैक्ट बोन में बेसिकली इसकी अरेंजमेंट ऐसे होती है कि कोलेजन ऐसे सिलेंडर्स की तरह बना हुआ होता है। यानी यूं समझ लें कि जो कॉम्पैक्ट बोन है, ये जो कॉम्पैक्ट बोन देख रहे हो जो जहां मैंने बाहर बनाया है, इसके अंदर बाकायदा यूं समझ लो कि ऐसे सिलेंडर पड़े हुए होते हैं। इनको हम कहते हैं हेवर्जन सिस्टम। कोलेजन ऐसे नहीं अरेंज होता, ऐसे इरेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होता उनके अंदर, बाकायदा एक रेगुलर फैशन में एक सिलेंडर्स की तरह, कॉलम्स की तरह खड़ा होता है ऐसे कोलेजन्स। इनको हम कहते हैं यहां पर हेवर्जन सिस्टम। ये कॉम्पैक्ट बोन में होता है ऐसे, लेकिन कैंसिलस बोन में ऐसा नहीं होता। और कैंसिलस बोन कहां होता है? कैंसिलस बोन लॉन्ग बोन्स में एंड्स पे होता है। एंड्स में भी होता है और शेफ्ट में भी होता है। किस जगह? मेडुलरी कैविटी के करीब जो बोन होगा वो कैंसिलस होगा, यानी ये जो जगहें होगी ये कैंसिलस होगी, और बाहर जितनी जगह होगी ये कॉम्पैक्ट होगी। ऑस्टियोपोरोसिस में ज्यादा जो इन्वॉल्व होता है वो कैंसिलस बोन होता है, माना एंड्स पर। ये तो मैंने लॉन्ग बोन बताया, लेकिन जब आप यहां आएंगे इरेगुलर बोन्स में या फ्लैट बोन्स में, वहां तो आपको कॉम्पैक्ट बहुत ही कम मिलेगा। जैसे आपका ये पैराइटल बोन है, ये पैराइटल बोन अगर आप ऐसे दिखाएंगे ना, ऐसे ये पैराइटल बोन है, यहां सुचर होता है, आपको पता है। ये एक बोन दिखा रहा हूं, ये ऊपर क्या चढ़ा हुआ होगा? पेरियोस्टियम। सबसे ऊपर ये क्या चढ़ा है? अभी जो मैंने रेड कलर का दिखाया, तो यहां क्या चढ़ा होगा? पेरियोस्टियम। अंदर भी पेरियोस्टियम, लेकिन इसको कहते हैं एंडोस्टियम। फिर एंडोस्टियम के बाद यहां जो होगा वो कॉम्पैक्ट, ये छोटी सी प्लेट कॉम्पैक्ट बोन की होगी, और यहां भी अंदर से छोटी सी प्लेट कॉम्पैक्ट बोन की होगी। जो बीच में ये जगह होगी इसमें होगा क्या? कैंसिलस बोन। और कैंसिलस बोन के बीच में क्या? बोन मेरो स्पेसेस, जहां पर आपको बोन मेरो होगा। ये पैराइटल बोन, ये स्कल के जो बोन्स होते हैं, ये सारी जिंदगी आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट बनाते रहते हैं। स्टर्नम में भी ऐसा ही है, इलियम में भी ऐसा ही है, वर्टिब्रल कॉलम में भी ऐसा ही है। इसलिए आपको पता है कि आप जब बोन मेरो की बायोप्सी लेते हैं तो सेफ जगह से लेते हैं। सेफ जगह से कहां से? स्टर्नम से। यहां से नीडल डाल के बोन मेरो बायोप्सी लेते हैं। जैसे कोई डायग्नोसिस करनी हो, ब्लड कैंसर वगैरह या एनीमिया वगैरह, तो बोन मेरो की बायोप्सी यहां से बोन मेरो। वैसे चाहें तो आप इलियक क्रेस्ट से भी चाहें तो आप स्कल से भी ले सकते हैं, लेकिन स्कल से लेना इतना सेफ नहीं होता है। तो हम यहां से बेटर जगह होती है ना, वो स्टर्नम होती है। या फिर आप चाहें तो इलियक क्रेस्ट से ले सकते हैं, क्योंकि इलियक क्रेस्ट में इलियम बोन, प्यूबिस बोन, इस्चियम बोन, ये भी इरेगुलर बोन्स है। लेकिन आप इनको फ्लैट बोन्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये कवर करके अंदर पेल्विक कैविटी बना रहे। तो ये कैंसरस बोन होता है। आपका ऑस्टियोपोरोसिस इनको हिट करता है ज्यादा, और इनको जब हिट करेगा तो वर्टिब्रल कॉलम हिट होगा। तो जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होगी उसमें बैक पेन होगा। ये बैक पेन के साथ पेशेंट आएंगे। उन पेशेंट को हिप में पेन होगा, क्योंकि इनका जो कैंसरस बोन है इसके अंदर क्या नहीं बन रहा है? इसके अंदर, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में आगे चल के आपको बताएंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस में खास तौर पे जो ऑस्टियोपोरोसिस एक क्लासिकल टाइप 1 टाइप जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जो एस्ट्रोजन पे डिपेंड ज्यादा कर रही है, ये उम्मन होती है मेनोपाज में, आफ्टर मेनोपाज। जो औरतें खास तौर पे जब मेनोपाज में जाती हैं आफ्टर 50 और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बंद हो जाते हैं, ओवरीज अब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, तो एस्ट्रोजन के लेवल डिक्रीज होने की वजह से प्रोलिफरेशन नहीं होती और कोलेजन इतना तेजी से रिप्लेस नहीं होता। अब कोलेजन अगर नहीं बनेगा तो ये कैंसरस बोन इतना स्ट्रांग रहेगा कि वीकर हो जाएगा। तो वीक हो जाएगा तो ऊपर से जो स्ट्रेस होगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इससे फ्रैक्चर्स होने के चांसेस हैं। तो फ्रैक्चर ज्यादातर कहां होंगे? जहां कैंसरस बोन होंगे। और कैंसरस किधर होते हैं? एंड्स में होते हैं ज्यादातर। तो इनमें आप जहां पे देखोगे कि थोड़ी स्ट्रेस से थोड़ा गिर गए अगर तो उनको फ्रैक्चर हो जाता है। ओल्ड एज में आप यहां पे देखें, अगर खुदा न खास्ता यंग एज में आपके एज का कोई बंदा अगर बाथरूम में स्लिप हो जाता है तो उम्मन उसके अंदर नेक का फ्रैक्चर होना बड़ा रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन सफिशिएंट है।
कोलेजन जो यहाँ पर पड़ा हुआ है वो फ्रेश है और अच्छे तरीके से बना हुआ है, काम यहाँ पर कैंसरस बोन में इलास्टिसिटी भी है, वो बिल्कुल ठीक है, गिर गया उसका वो नहीं टूटेगा। लेकिन ओल्ड एज में आप देखें जो बाथरूम में थोड़ा फाल हो गया ना, इधर थोड़ी चोट लग गई, इवन बाथरूम में तो बहुत दूर की बात है, हमने तो ऐसे भी देखे हैं कि चेयर पे बैठे हुए हैं, अगर कोई प्लास्टिक की चेयर जैसे हल्की है तो हमेशा ये समझा करें आप कि अपने घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनको इन प्लास्टिक की चेयरों पे कभी नहीं बिठाया करें, क्योंकि वो एक मोबिलिटी उनमें कम होती है ना, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है। और ये जो प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं ये इनका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने देखा होगा थोड़ा सा जोर देना, अब उसके जो जैसे उसके होते हैं क्या कहते हैं इसको, टांगे, तो ये ऐसे बैंड हो जाती है, वो ऐसे बैंड हो जाती हैं। तो इस किस्म की चेयर जो अभी आपकी है ना यहाँ पे, जिनकी लोहे की या मेटल की इनमें जो लेग्स होती हैं, ये ज़्यादा बेटर है। तो कोशिश करके या तो सोफे पे बिठाएं उनको या इस किस्म की चेयर पे, कभी आप उनको प्लास्टिक की चेयर पे न बिठाएं। इनसे क्या होगा, अब उठने में या इसमें अगर चेयर थोड़ी सी इस तरीके से हो गई और इससे गिरे, सिर्फ ऐसे गिरने से उनकी इवन नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है। इतना कॉमन है, ओल्ड एज में तो इतना कॉमन है कि आप सोच नहीं सकते। बाथरूम फॉल तो बहुत दूर की बात है, ये बाहर बैठे बैठे ऐसे चेयर ये हो गई ना, गिर गए ना ऐसे, तो नेक गया। इतना कॉमन है ये नेक ऑफ फीमर का जो फ्रैक्चर है। दिस बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। और इसके साथ साथ मेनोपॉज में एक और फ्रैक्चर जो बड़ा कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, वो फ्रैक्चर है एक्चुअली ये फ्रैक्चर रेडियस का। आप अगर फॉर एग्जांपल कहीं स्लिप होते हैं और अपने बाजू से अगर आपको अपने सपोर्ट देते हैं और झटका आता है ना यहां पर ज्यादा, तो ये जो रेडियस है ना, रेडियस का लोअर एंड, क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है, ये मैं उस पेशेंट की बात कर रहा हूं जो 50 से ऊपर की पेशेंट्स है। इनमें आपने देखा होगा यहां से लोअर एंड ऑफ द रेडियस के फ्रैक्चर बड़े कॉमन फ्रैक्चर्स हैं। किचन में कहीं पैर स्लिप हो गया और इस तरीके से अपने हाथ से उन्होंने अगर अपने आप को सपोर्ट दी और झटका आ गया इधर, तो पता चलेगा कि यहाँ टक हो गया और हो गया यहाँ से फ्रैक्चर। इसको हम कहते हैं कोलिस फ्रैक्चर, बड़ा मशहूर फ्रैक्चर है ये। आप उमूमन ऐसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोअर एंड ऑफ दी रेडियस का फ्रैक्चर हो गया है। हर एक में नहीं होगा, आप एक एक करेंगे, आप इस तरीके से आप में नहीं होगा। आप डाइव करके कैच ले ले तो ऐसे कर ले तो कुछ नहीं होता है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में ऐसा नहीं होगा, उसमें उमूमन देखेंगे फ्रैक्चर से आ जाएगा पेशेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं। और मल्टीपल फ्रैक्चर्स, इस किस्म के फ्रैक्चर जो हैं किस वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। मसला ये नहीं है वो कैंसरस बोन जैसे जहां मैंने बताया वर्टिब्रा, वर्टिब्रा में थोड़ा ही ना कोई, वहां भी कैंसरस बोन है, वहां पर भी आपका ऐसे इंटरट्रेबेकुलर मेशवर्क है, वहां पर भी आपकी मिलती हैं इंटरट्रेबेकुलर मेशवर्क में आपको बोन मेरो मिलता है। तो आपका वर्टिब्रा भी ऐसे बनता है। तो इसका मकसद है कि क्या वर्टिब्रा भी वैसे होंगे कि वो भी थोड़े से पोरस होंगे। ये पोरस वर्ड ही इसलिए पड़ा हुआ है, तो पोर्स हो जाते हैं, जगह उनमें बड़ी हो जाती है क्योंकि अंदर कोलेजन कम बनता है। अगर इस तरीके से कोलेजन बना हुआ होगा तो बीच में जगह कम होगी, लेकिन अगर कोलेजन ही नहीं बन रहा है तो बीच में जगह ज्यादा होगी और बोन वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, पोर्स होंगे उसके अंदर। और जितना कोलेजन कम होगा उतनी मिनरलाइजेशन भी कम होगी, फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और अगर फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कंप्रेशन होती है, तो आपको फिर पेशेंट बैक पेन के साथ आएगा, हिप पेन के साथ आएगा, हो सकता है कि इवन फ्रैक्चर के साथ आ जाए। और फ्रैक्चर किस किस्म के फ्रैक्चर्स यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस, खास तौर पे फ्रैक्चर जो है ना, ये नेक ऑफ द फीमर का इतना कॉमन फ्रैक्चर है। और इसके साथ साथ कोलिस फ्रैक्चर, इस किस्म के फ्रैक्चर्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसका यहाँ देख लूँ तो इसका मकसद ये है कि आपको बोन के टाइप्स करने के बाद जो दूसरी चीज करनी चाहिए और ऑसिफिकेशन के बाद, वो होना चाहिए कि बोन के दो मेजर टाइप्स, ट्रेबेकुलर और कॉम्पैक्ट बोन, कैंसिलस एंड कॉम्पैक्ट। कैंसिलस स्पॉन्जी को कहते हैं, इस किस्म के बोन को कहते हैं स्पॉन्जी। ये स्पॉन्ज की तरह ऐसे नहीं कि आप इस तरीके से उसको कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन वो कॉलम्स की तरह खड़ा नहीं है, उसके अंदर कोलेजन हेवरजन सिस्टम की तरह नहीं खड़े हैं कोलेजन। ये जो हेवरजन सिस्टम होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, लेकिन उसको आप थोड़ा सा जाके देख लेना वहां पर, कि हेवरजन सिस्टम में उमूमन आपके कोलेजन जो होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे बनते हैं। यानी एक बाहर से ये ऐसे कॉलम, ये एक बता रहा हूं मैं सिर्फ, ये वाला, ऐसे बहुत सारे होंगे यहां, ये इसके अंदर एक और वर्ल, इसके अंदर एक और, जैसे ना आपने देखे ना, जैसे गाड़ियों में वो पाइप जाते हैं, एक बड़ा पाइप होता है, उसके अंदर उससे छोटा वाला पाइप डाल देते हैं, भाई स्पेस है ना, वो उसके साथ क्यों रख के जाए, ऐसे रख के जाएंगे तो फिर तो चंद पाइप आएंगे।
बड़ा वाला जो पाइप होता है ना, जैसे वो 6 इंच वाला पाइप ये रखेंगे, फिर 4 इंच वाला उसके अंदर डाल देते हैं, फिर 3 इंच वाला उसके अंदर, फिर 3 इंच वाला उसके अंदर, फिर बाहर वहां दुकान में जाके निकाल लेते हैं वहां से। इससे क्या हो जाता है, इससे ये होगा कि कम जगह पर स्पेस बचा सकेंगे, बहुत सारी चीजें जा सकेंगे, वैसे ही हल्के होते हैं। हैवर्जन सिस्टम आपका ऐसे है, ये जो एक बड़ा वाला पाइप है ना, उसके अंदर एक छोटा, फिर उसके अंदर एक छोटा, ये एक सिस्टम है सिर्फ। तो ये यहां है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और वो जो आखिरी छोटा पाइप होगा, वो आखिरी जो छोटा पाइप होगा उसके अंदर क्या होगा, ल्यूमन कैनाल, उसको हम कहते हैं हैवर्जन कैनाल, जिसका आदि हैवर्जन कैनाल। और ये जो मैं आपको यहां ये दिखा रहा हूं, ये क्या है, ये सारे कोलेजन हैं जो सिलेंडरों की तरह से पड़े हुए हैं। ये एक सिस्टम है, ऐसा दूसरा सिस्टम होगा, ऐसा तीसरा चौथा, और ये सारे सिस्टम्स कैसे होंगे, बोन के लेंथ के साथ ऐसे सीधे पड़े हुए हैं लॉन्गिट्यूडनली। किसमें डूबे हुए, ग्राउंड सब्सटेंस में। और ग्राउंड सब्सटेंस में क्या मौजूद है, कैल्शियम साल्ट्स, इसलिए ये हार्ड है, ये कॉम्पैक्ट बोन से बनता है हैवर्जन सिस्टम के साथ। लेकिन कैंसिलस बोन ऐसे हैवर्जन सिस्टम नहीं होता, वहां पर कोलिजन उधर भी होता है। और ये जो मैंने अरेंजमेंट यहां पे बताया, ये इस तरीके से, यहां पर ये कैंसिलस है, ये कॉम्पैक्ट है, ये हैवर्जन सिस्टम है अंदर से। तो इस तरीके से यहां पर बोन है। तो दूसरी जो चीज आप देखेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, जिससे आपको पता चले कि अगर मैं ये बताऊं कि ऑस्टियोपोरोसिस इज एक्चुअली अफेक्टिंग दी कैंसिलस बोन मोर, तो आपको कैंसिलस बोन के बारे में पता होना चाहिए कि कहां है और है क्या, और किस किस जगह पर ये मिलेगा। तो सिम्टम्स वैसे आपको मिलेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सिम्टम्स क्या है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ें तो फिर दो चीजें और जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, वो होना चाहिए आपको कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा इल्म, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज, और विटामिन डी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। ये दो और चीजें जो आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम में और उनकी डिजीज समझ में आपको मदद मिलेगी। तो इसका मकसद यह है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बोन की आप एनाटॉमी देखें अच्छे तरीके से, फिर आप उस एनाटॉमी में आप उसकी ऑसिफिकेशन भी, फिर बोन का स्ट्रक्चर देखें, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसमें कैंसिलस क्या है और कॉम्पैक्ट क्या है, और उसके बाद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद विटामिन डी मेटाबॉलिज्म। अब बताइए, कैल्शियम और विटामिन डी के बगैर आप बोन की डिजीजेस को समझ ही नहीं सकते। मैंने लास्ट टाइम आपको ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स के बारे में बताया, ये डिजीज बेसिकली विटामिन डी की डिजीज है, विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज है। लेकिन विटामिन डी के बारे में, उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में आप पता लगाएं। अंडरस्टैंड? अगर आप विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी का एक मैंने जनरल व्यू आपको उस दिन दे दिया था कि विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म आप करें कि विटामिन डी बेसिकली क्या है, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन डी, यूं नहीं समझें कि विटामिन डी को एक चीज है, ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ विटामिन्स है जो बेसिकली फैट सॉल्युबल स्टीरॉइड्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और ये विटामिन डी आता कहां से, उसके दो सोर्सेज होते हैं, एक वो जो आपको सनलाइट से मिले, नेचुरल सिंथेसिस हो आपके बॉडी में, और दूसरा जो आप डाइट से लें, या डाइट से क्या लेंगे आप, सप्लीमेंट से लें। लेकिन ये दोनों जो आप लेते हैं, ये विटामिन डी बॉडी में जब अंदर जाते हैं तो ये अभी इनएक्टिव होते हैं। ये जो बाहर से आप लेते हैं ना D3, ये इनएक्टिव होता है, इसको हम कहते हैं यहां पर कोलिकैल्सिफेरॉल। ये जो बाहर से आप इंजेक्शन, इनड्रॉप इंजेक्शन पी लेते हैं, आपने देखी होगी, आपने इनड्रॉप इंजेक्शन आपको देखी जगह विटामिन डी आपका बड़ा कम होता है, D3 आपका कम होता है। बॉडी के अंदर सीरम में आपकी जो विटामिन डी लेवल देखते हैं कि है कि नहीं है, कि देना चाहिए कि नहीं, वो विटामिन D3 होती है, कोलिकैल्सिफेरॉल जिसको हम कहते हैं। लेकिन अगर कोलिकैल्सिफेरॉल आपका कम है तो कोलिकैल्सिफेरॉल बाहर से लेना होगा, और वैसे कम ही होगा तो ये बाहर से आपको लेना होगा। लेकिन कोलिकैल्सिफेरॉल एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है। जो आप बाहर से भी लेते हैं ना कैप्सूल, ये इनएक्टिव होता है, ये बॉडी में अंदर जाके ये एक्टिव हो जाएगा। कैसे एक्टिव होगा? दो जगहों पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि दो जगहों पर ये हाइड्रोक्सिलेट होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगी इसकी, एक लिवर में और एक किडनी। इसका मकसद है कि अगर खुदा न खास्ता विटामिन डी की लेवल तो अच्छी है लेकिन किडनी फेलियर है अगर आपको, तो वो विटामिन डी के ये मेटाबोलाइट्स नहीं बन सकेंगे,
तो पहले आएगा लिवर में, और लिवर में आपको बताया मैंने कि वो 25th पोजीशन पर उसको हाइड्रोक्सिल लग जाता है, तो हम उसको कहते हैं क्या, 25 ऑफ हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, ये 25 नंबर पे जो लगता है। और अगर जब वही आपके लिवर, वो आपके किडनी से गुजरेगा, तो वहां पर फिर 1 जगह पे भी उसको हाइड्रोक्सिलेट लगेगा। दोनों जगहों पर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो इस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, वो लगेगा तो फिर बन जाएगा ये 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, इसको कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं। और ये कैल्सिट्रायोल, ये अब आप इत्मीनान रखें कि ये काम की चीज है, ये एक्टिव हो गया है। तो विटामिन डी के बारे में ये पता होना जरूरी है कि ये इस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म है, ये से काम करता है, और इसको आप इन खानों से ले सकते हैं। यानी बेसिकली ये देखें कि इनके सोर्सेज क्या हैं। तो सोर्सेज का आपको पता है कि ये फैट सॉल्युबल है, तो ये ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में, और फिश के अंदर जो फैट होती है उसके अंदर ख़ास तौर पे फैटी फिश जो होती है ना, उसके अंदर बहुत होता है ये, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें, इनमें यहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा, चीज़ में, उनमें, डेयरी प्रोडक्ट्स में ये काफ़ी मिलेगा आपको। और ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे देखोगे तो सोर्सेज का अंदाज़ा हो जाएगा कि बाबा ऐसे करने से मुझे विटामिन डी मिलेगी। अब विटामिन डी तो आपको मिल गई, लेकिन ये विटामिन डी आपके बॉडी में काम कैसे करेगी, फायदा कैसे देगी? मुझे विटामिन डी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक्चुअली कैल्शियम से मतलब है। लेकिन कैल्शियम आप जो लेते हो वो डाइट से लेते हैं, कैल्शियम बॉडी में नहीं बनता, कैल्शियम बाहर से आएगा, और बाहर से आएगा तो वो कैल्शियम बाहर से जब आपके जीआईटी में आपकी डाइट के साथ अंदर इंटर होगा तो वो ज़ाहिर है इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होगा, और इंटेस्टीन से जब एब्जॉर्ब होगा तो इसका मकसद ये है कि स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर जो सेल्स मौजूद होंगे वहां पर कुछ इस कैल्शियम को अंदर लेके एब्जॉर्ब करने वाले कुछ प्रोटीन्स बनेंगे। भाई कैल्शियम अभी आपने खाने में खाया है, ये कैल्शियम पड़ा है, ठीक है पड़ा रहे, इस कैल्शियम को यहीं पड़ा रहने देंगे कि इसको ब्लड में लेके जाना है? अभी ब्लड में लेके जाएंगे तो बोन तक पहुंचेगा ना, तो आप इसको ब्लड में लेके जाएंगे, और जब आप इसको ब्लड में अंदर लेके जाएंगे तो ब्लड में लेने के लिए इसको सेल्स पर कुछ खास किस्म के चैनल्स की जरूरत पड़ेगी जहां से ये कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, और जहां से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो ये चैनल्स, ये प्रोटीन्स डेवलप करेंगे। किसकी मदद से ये होगा? ये विटामिन डी की मदद से होगा। तो विटामिन डी इन सेलों पे आके एक्ट करेगा जो आप डाइट में ले रहे हैं। इसका मकसद है कि अकेला कैल्शियम लेना काफी है कि विटामिन डी का होना भी जरूरी है। आप तो पहुंच गए, अंदर आ नहीं सकेंगे क्योंकि लॉक है, लॉक के लिए चाबी है। अगर आप आ रहे हैं तो आपके हाथ में चाबी होना जरूरी है कमरे में अंदर बैठने के लिए। अकेला आप आ गए कैल्शियम, आप आते रहें, अंदर आ नहीं सकेंगे आप जब तक हाथ में चाबी ना हो। जो चाबी है वो विटामिन डी है, और जो आप हैं वो कैल्शियम है। तो रूम में आ नहीं सकेंगे आप जब तक चाबी ना हो। तो इसका मकसद है कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप विटामिन डी और कैल्शियम का जो इंटरेक्शन है इसको देखना होगा आपको। तो यहां पर हमने विटामिन डी लगाया सेल्स पर, और जैसे सेल्स पर आप विटामिन डी लगाएंगे तो विटामिन डी उन सेलों को स्टिमुलेट करेगी कि भाई बनाओ आप क्या, कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स बना के अपनी मेम्ब्रेन पे अटैच करो ताकि कैल्शियम अंदर आ सके। तो वो कैल्शियम अंदर इसीलिए आएगा, इसलिए विटामिन डी की आपको जरूरत होती है। तो विटामिन डी की जरूरत हो गई और कैल्शियम आप अंदर लेके आ गए। तो कैल्शियम अंदर आ गया और आपके बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है कैल्शियम, और सर्कुलेट करके उन जगहों पर आके बैठ जाएगा जहां जहां आपको जरूरत है। तो इसका मकसद ये हो गया कि मस्कुलोस्केलेटल में स्केलेटल सिस्टम पढ़ने के लिए कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा और विटामिन डी को भी थोड़ा सा करना होगा। और ये जो कैल्शियम आप अंदर लेके गए हो, ये इस वक्त जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, ये आप क्यों समझते हो कि ये बोन में ही बैठेगा जाके? ये इस वक्त ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। तो ये जब ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है तो क्या ये किडनी से पास नहीं होगा क्या? वो किडनी से पास होके जो तुम कैल्शियम ले रहे हो फिर ये यूरिन से निकल जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। फिर इनको रेगुलेट करने के लिए हमें एक तो बोन में सेटल करना है इनको, और फिर बोन में वहां रुक के रहे, ये उतरे ना बोन से, ये भी अरेंजमेंट करना है। तो बोन के अंदर कैल्शियम को सिर्फ डिपॉजिट नहीं करना, उनको वहां रोक के भी रखना है ताकि बोन में स्ट्रेंथ रहे, उतरे ना ये, और जब जरूरत हो तब उसको उतारना भी है, क्योंकि बोन के अंदर आपका सबसे ज्यादा डिपॉजिट कैल्शियम का बोन में होता है और आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ सकती है। ये नहीं कि सिर्फ बोन को स्ट्रांग करने के लिए कैल्शियम है,
कैल्शियम आपको और जगहों पे भी जरूरत पड़ेगी, जैसे मसल की कंट्रैक्शन में कैल्शियम की जरूरत है, और वो मसल स्मूथ मसल हो, स्केलेटल हो, कार्डियक मसल हो, यू नीड कैल्शियम। इम्यून सिस्टम में कैल्शियम की बहुत जरूरत है आपको। क्लॉटिंग आप देख रहे हैं, जो आपका कट लगने के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, इसमें कैल्शियम की जरूरत है। आप देखें, जो ब्लड सीपी करने के लिए आप सैंपल भेजते हो, सीबीसी करने के लिए जब आप सैंपल पेशेंट से निकालते हो सिरिंज में, क्या ये सिरिंज आप लेके लेबोरेटरी में जाते हो क्या? नहीं। क्यों? रास्ते में ब्लड क्लॉट हो जाएगा भाई। आप सिरिंज में 15-20 मिनट तक आप ब्लड ऐसे रखें, सिरिंज पड़ी रहो, क्या वो ब्लड ही रहेगा? सिरिंज के अंदर वो क्लॉट बन जाएगा। जब क्लॉट बन जाएगा तो तुम आरबीसी की लेवल, आरबीसी का नंबर, डब्ल्यूबीसी का नंबर, प्लेटलेट का नंबर क्या देख पाओगे क्या? नहीं। तो वो बेकार हो गया, ब्लड सीपी तो नहीं होगी इससे। तो तुम्हें क्या करना था? तुम्हें क्लॉटिंग से बचाना था इसको, और क्लॉटिंग से बचाने के लिए तुम्हें कोई एंटीकोआगुलेंट डालना था। एक्चुअली ये एंटीकोआगुलेंट तो क्या डालते हैं, ये एक खास ट्यूब आपको देते हैं, उस ट्यूब के अंदर कुछ केमिकल्स लगे हुए होते हैं। उन केमिकल्स का काम ये होता है कि जब तुम ब्लड उसमें डालोगे तो ब्लड से वो कैल्शियम को निकाल लेंगे। यानी पेशेंट का जो सैंपल आप लेंगे ना ब्लड का, वो जो केमिकल लगा होगा उसके वाल को, उस ट्यूब के वाल को, वो क्या करेगा? उस ब्लड से कैल्शियम को रिमूव कर देगा। अगर तुम पेशेंट के ब्लड से कैल्शियम रिमूव कर दो तो क्या ये ब्लड क्लॉट होगा? नहीं होगा। ये ब्लड तुम लेबोरेटरी में भी जाओगे, अभी भी ये ब्लड की लिक्विड हालत में पड़ा होगा। ब्लड सीपी की जो बॉटल होती है, जो ट्यूब होता है, उसके अंदर ये कैल्शियम को रिमूव करने वाले ऑक्सीलेट्स लगे हुए होते हैं जो कैल्शियम को रिमूव कर देते हैं। इसका मकसद है कि कैल्शियम क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट था कि नहीं? तो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लॉटिंग। ये कैल्शियम को सिर्फ मसल की कंट्रैक्शन के लिए और बोन के स्ट्रेंथ के लिए न समझना, इसके बहुत फंक्शंस हैं। तो जब आपको जरूरत पड़ती है कि मुझे कैल्शियम चाहिए, तो फिर कैल्शियम को आप क्या करते हैं? जब आपको जरूरत पड़ती है कैल्शियम चाहिए तो बोन से कैल्शियम को रिमूव करके उसको अवेलेबल करा देते हैं आप। तो कैल्शियम इस काम भी आएगा। और कब अवेलेबल कराया जाएगा? इसके लिए फिर हार्मोन से। जब आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी तो बोन से कैल्शियम को रिमूव करेंगे आप और उसको अवेलेबल करा देंगे। जैसे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, अब आपको जरूरत है, आपका पैसा है, एटीएम डालें, थोड़े से पैसे निकाल लें। तो ये जो एटीएम आपने डाला है कार्ड, ये दरअसल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड, इसको हम कहते हैं पैराथायराइड। तो एक और जोड़ा देखें, पैराथायराइड। और जब चाहिए कि नहीं उठाना है, इसको नहीं स्क्रैप करना, तो उसको रोक के रखें यहां पर। इसके लिए फिर एक और हार्मोन है, इसका नाम है कैल्सिटोनिन। तो बेटा हमेशा समझ लें आप कि ये जोड़ा और ये जोड़ा, इन तीन जोड़ों को जब आप करेंगे तो आपको स्केलेटल सिस्टम की डिजीजेस समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब आप ये बता सकेंगे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, क्योंकि बोन का स्ट्रक्चर पहले पता होगा। अब आप बता सकेंगे कि ऑस्टियोमालेशिया क्या है, क्योंकि वो विटामिन डी से रिलेटेड है। अब आप बता सकेंगे कि रिकेट्स क्या है, क्योंकि वो बच्चे में विटामिन डी से रिलेटेड है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, बता सकेंगे, क्योंकि वो कैंसरस बोन और कोलेजन के साथ रिलेटेड है। ये चीजें आप तब बता सकेंगे और आप एक कन्विक्शन के साथ बता सकेंगे। किसी को पता होगा कि मैं कैंसरस की बात कर रही हूं, मैं ये इसकी बात कर रहा हूं, ये है, तो मुझे पता होगा। तो यहां से ये तीन जोड़े आपको यहां पर, अब जैसे पीटीएच और कैल्सिटोनिन है, ये मैं फर्स्ट ईयर वालों को क्लास दे रहा हूं पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन पर। यहाँ जाहिर है, यहाँ आपको सिलेबस में जाहिर है कैल्सिटोनिन पीटीएच आपका फर्स्ट ईयर में था। मैं इसका एक जो उनकी वीडियो है, इसको मैं एडिट करके, वीडियो 1 घंटे की है लेकिन मैं एडिट करके इसको 20 मिनट का कर दूंगा। चलो उसको 20 मिनट का करके छोटा सा कर दूंगा। आप एक दफ़ा सिर्फ उसको सुन लेना, बस सुनने का मकसद है देख लेना आप उसको। उसकी पीडीएफ वगैरह भी छोटी सी होगी। आप 20 मिनट कोशिश करिए, चले मैं 15 मिनट का कर दूंगा। अब क्विकली इसको देख लोगे, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है कैल्सिटोनिन और पीटीएच है, लेकिन कैल्सिटोनिन और पीटीएच से रिलेटेड डिजीजेस तो आपके कोर्स में है ना। तो ये तीन जो पेयर्स हैं ना, ये आपको बोन को समझने में बहुत आसानी देंगे। यहाँ पर बोन की डिजीजेज जो है खासतौर पे, आपको पता है बोन की डिजीजेज, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आपके इस सेमेस्टर के अंदर सबसे जो लंबा सिस्टम है वो मस्कुलोस्केलेटल है, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक्स हैं। 15 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं उसमें। आप अंदाज़ा लगाएं कि ऑलमोस्ट यूँ समझ लो कि 40% क्वेश्चन तो वहाँ से आते हैं। और जनरली आप इस तरीके से, तो ये तीन जो आप यहाँ पर देखेंगे, तो पीटीएच मैंने बताया, पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, ये कैल्शियम को अवेलेबल कराएगा। कहाँ से अवेलेबल कराएगा? जाहिर है बोन से।
तो बोन से वो मोबिलाइज करेगा यहां पर। और जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, यहां पर आपको बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो बोन के स्ट्रक्चर में कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो क्या मौजूद होगा? सबसे बड़ी जो चीज होगी इसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट होंगे। उसके बाद क्या होगा? कोलेजन्स होंगे। और उसके बाद ये किसमें डूबे होंगे? ग्राउंड सब्सटेंस में। उसमें सबसे ज्यादा होगा कैल्शियम साल्ट्स। इसकी वजह से ये हार्ड बोन बन गया। फिर उसके अंदर क्या होगा? कॉम्पैक्ट भी है, चलो कैंसलस भी है। लेकिन मसला सिर्फ इन सेलों का नहीं है। और ये बोन, मैंने बताया पहले भी आपको कि ये बोन कोई डेड टिश्यू नहीं है। बोन एक डायनेमिक टिश्यू है। ये बज़ाहिर आपको पत्थर जैसा नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर मेटाबॉलिज्म जारी है, ब्लड सप्लाई है, सब कुछ है इसके अंदर। कनेक्टिव टिश्यू है, हाईली वेस्कुलर है। और ये क्या करेगा? ये आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने कोलेजन को, जैसे देखेगा कि कोलेजन दबाव बर्दाश्त करते करते अब वीक हो गए हैं। जैसे मोबिल ऑयल है, एक दफा आप डालते हैं तो क्या सारी जिंदगी चलता है? क्या है, घिसते 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 उसकी केमिस्ट्री आस्ते आस्ते खत्म होती जाती है, उसमें ल्यूब्रिकेशन बाकी नहीं रहती। एक खास मुद्दत तक आके आप उस ऑयल को रिमूव कर देते हैं। तो नेचर यहां पर इन कोलेजन जो पुराने हैं इनको रिमूव करके नए कोलेजन लाके खड़ा कर देती है। नए कोलेजन कौन बनाएगा? यही ऑस्टियोब्लास्ट देंगे, लेकिन पुराने कोलेजन को रिमूव तो करो। ये तो ये नहीं करेंगे ना। इसके लिए नेचर ने इसके अंदर एक और सेल ग्रुप को अंदर घुसाया हुआ है, उसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट है। ये क्या करते हैं? ये पुराने कोलेजन को एनगल्फ करके यहां से रिमूव करते हैं। इसको हम कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन। इसको बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं। और ये बोन रिजॉर्प्शन जैसे होगी तो पुराने कोलेजन को रिमूव करेंगे। अब रिमूव करेंगे तो उस जगह क्या बन जाएगा? खाली खाली स्पेसेस बन जाएंगी। और जब खाली स्पेसेस बन जाएंगी तो इन खाली स्पेसेस को खाली रखने दोगे कि इसकी जगह पे नए कोलेजन लगाओगे? तो नए कोलेजन लगाएंगे। इसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग। ये प्रोसेस साथ साथ चलता है। पुराना उतारो। अब देखें ना, जहाँ रोड से आते हैं, जहाँ पर यहाँ जिस जगह पर जो पैचेस उड़ गए हैं, तो इन लोगों ने क्या किया है? स्क्रैप करके वहां से ये पैचेस हटाए हैं। अब इसकी जगह पे ऊपर नया लगाएंगे। जहां से हट गए थे उसकी जगह पे सीधा सीधा माल लगाते ऊपर, तो क्या हो जाता? बम्प आ जाता उधर। तो ये इस तरीके से यहां से स्क्रैप करके उस जगह पर ये लगा रहे हैं। तो यहां पर भी नेचर ने क्या किया है? इसको उतारो, पहले से जो पुरानी चीजें हैं उसको उतारो, उतार के नई चीजें लगाओ। इस मैकेनिज्म को आपको समझना होगा कि ये ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर बाकायदा एक बैलेंस है। आपका पीटीएच अगर एक्सक्रीट हुआ यहां से अगर पीटीएच सीक्रीट हुआ और ब्लड में आया और उसने आके बोन पे एक्ट किया, तो बोन से ये कैल्शियम कैसे उतारेगा? किसको कहेगा कि बोन से कैल्शियम उतारो? तो इसका मकसद है कि किस किस्म की एक्टिविटी को एनहांस करेगा? ऑस्टियोब्लास्टिक की कि ऑस्टियोक्लास्टिक की? समझ रहे? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट यहां से कैल्शियम को उतार के ब्लड में भेजता है कि भाई आपको जरूरत है, ये आप लें। और जब आपको कैल्शियम को कम उतारना होता है तो नेचर कौन सा हार्मोन भेजती है? तो ये कैल्सिटोनिन क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है कि भाई कैल्शियम मत उतारो। तो इसका मकसद है कि ये मैकेनिज्म जो है, ये दोनों हार्मोन्स एक्ट करते हैं किस पर? ऑस्टियोक्लास्ट पर। ये जब आपको समझ में आएगा जब आप बोन का स्ट्रक्चर करोगे, वरना आपको ऑस्टियोक्लास्ट का पता ही नहीं होगा। ये सारी चीजें इस तरीके से यहां पर आपको करनी होती है। तो मैंने बताया ये 3 जोड़े आप हमेशा याद रखें, बोन का स्ट्रक्चर और बोन मैरो वगैरह, ये सारी चीजें। और साथ में आप देखेंगे कि बोन ओवरऑल होता क्या है। उसके बाद कैल्शियम और विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म, कि कैल्शियम और विटामिन डी क्या है, डी का फंक्शन होगा क्या? डी का फंक्शन और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में बढ़ाएगा। तो असल आपका मकसद कैल्शियम से था, और कैल्शियम ऐसे आएगा ही नहीं जब तक विटामिन डी नहीं होगी। वरना जितना आप कैल्शियम खाएंगे, जितना आपका डाइट में कैल्शियम होगा, वो कैल्शियम आपका इंटेस्टाइन से स्टूल में निकल जाएगा। इसको अंदर लेके आना था। और जब आप अंदर लेके आओगे तो फिर ये बोन में और फिर हर जगह पे मौजूद होगा। बोन में जैसे ही आएगा ये स्टोर हो जाएगा एकदम से बैंक में, और वहां से थोड़ा थोड़ा करके आप निकालेंगे। तो इसका मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को भी यहाँ पर करेंगे। तो ये बोन, कैल्शियम और विटामिन डी, और उसके बाद इन 2 हार्मोन्स का ब्रीफली फंक्शन करना होगा कि ये हार्मोन आते कहाँ से हैं और इनकी डिजीजेज ये क्या कर सकती हैं। पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? अब देखिए, पैराथायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा हो गया तो बोन से कैल्शियम जल्दी जल्दी उतारा जाएगा और इससे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। हाइपर पैराथायराइडिज्म के पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो ये चीजें समझने के साथ फिर आपको ये डिजीज अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगली क्लास में हम ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
विथ स्पेशल रेफरेंस टू दीज थिंग्स जो आपको पहले आनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ इसका छोटा सा PDF आपको भेज देता हूँ एक पैकेज बना के, ताकि आप आने से पहले उसको थोड़ा सा देख ले फ़ौरन, ताकि जब डिजीज़ को टेकअप करें तो आपको ये चीज़ें समझ में आए। एक पैकेज बना लेते हैं इन 6 चीज़ों का चले, लेकिन ये है कि 20, 25, 30 स्लाइडों के अंदर वो बना हुआ हो पहले से ही, ताकि आपको ये 6 चीज़ें अलग से पढ़नी ना पड़े। आप एकदम से वो थोड़ा सा देख लें, अगर देख लें तो एक पूरा नक्शा आपके सामने आ जाना चाहिए कि ऑल दीज 3 पेयर्स ऑफ टॉपिक्स ये क्या हैं। इनके लिए आप 6 टॉपिक ना पढ़ें, एक साथ एक PDF बना लेते हैं हम उसका, और पैकेज आपको भेज देता हूं, या आप अच्छे तरीके से कर लें, ताकि अगले जो टॉपिक्स हों उनको अच्छे तरीके से आप समझ सकें। इसको जब आप करेंगे ना तो आपको फिर प्रेजुडिस डिजीज़ भी समझ में आएगी, कैसे ये ऑस्टियोब्लास्टिक ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटियाँ कैसे होती हैं, और आगे मल्टीपल माइलोमा वगैरह ये आ रहे हैं, ये फिर समझ में आएंगे। लेकिन समझ में तब आएंगे जब इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे तरीके से कंसेप्ट उसका क्लियर करोगे। ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी।